चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 तो हो चुका। अब क्वेश्चन नंबर 12 से शुरुआत करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर क्या लिखा है। ए फैक्टरिंग फर्म हैज अ क्रेडिट सेल्स ऑफ रुपीज 360 लैक्स एंड इट्स एवरेज कलेक्शन पीरियड इज 30 डेज। ओके, 360 लाख मीन्स 3 करोड़ 60 लाख का सेल्स है, 30 डेज का कलेक्शन पीरियड है। The financial controller estimates bad debt losses are around 2% of credit sales. Okay. The firm spends rupees 1,40,000 annually on debtors administration. This cost comprises of telephonic and fax bill along with salaries to the staff member. ये एक स्टोरी है सिर्फ। These are avoidable cost. इस कॉस्ट को अवॉइड किया जा सकता है। ए फैक्टरिंग फर्म हैज ऑफर्ड टू बाई फर्म्स रिसीवेबल। A factoring firm has offered to buy firms receivable. The factor will charge 1% commission and will pay an advance against receivable on an interest at the rate 15% per annum and after withholding 10% as a reserve. ओके देखिए 1% कमीशन चार्ज पता चल चुका, 15% का इंटरेस्ट है पता चल चुका है एंड 10% रिजर्व है ये भी पता चला है। एनालाइज व्हाट शुड द फर्म डू, अज्यूम 360 डेज इन अ ईयर। मेरे बच्चों आप जानते ही हो हमें यहां पे भी अब क्या करना है। सिंपली हमें दो स्टेटमेंट बनाने हैं। पहला जो स्टेटमेंट बनेगा वो होगा लोनेबल अमाउंट का। तो मैं यहां पे लिखता हूं पहले स्टेटमेंट का नाम, जो कि हमारे लिए हो जाएगा कंप्यूटेशन ऑफ लोनेबल अमाउंट। कितना पैसा फैक्टर से हमें मिल सकता है वो हम यहां पे गिनेंगे। लिखना कहां से पड़ेगा, हमें सेल्स से ही शुरू करना पड़ेगा। तो टोटल जो सेल्स है उस सेल्स को मैं पूरा लिखना चाहूंगा इस बार। 3 करोड़ 60 लाख रुपीस का सेल है, पूरा लिखना है, हमेशा बेटर रहता है। एंड द एवरेज कलेक्शन पीरियड इज गिवन एज 30 डेज। 30 डेज पूरे साल में 360 डेज को हमें अगर मानना है तो मेरा एवरेज डेटर्स का जो बैलेंस आएगा राइट, वो मैं कैसे निकालूंगा। सिंपली 3 करोड़ 60 लाख डिवाइडेड बाय 360 इंटू 30, दैट मीन्स एवरेज बैलेंस ऑफ डेटर विल बी 30 लैक्स। एवरेज बैलेंस ऑफ डेटर विल बी 30 लैक्स। इसमें से दो चीजें कटेगी बच्चों, आप जानते हो। सबसे पहले तो फैक्टर इसमें से मार्जिन या तो रिजर्व काटेगा। सब सेम होता है चाहे मार्जिन लिखो या रिजर्व लिखो। 10% के हिसाब से जो इस 30 लाख का 10% होगा यानी 3 लाख रुपीस का तो रिजर्व कट जाएगा। सेकंड जो कटेगा वो कमीशन कटेगा। एंड ऑलवेज रिमेंबर ये कमीशन का पैसा भी एवरेज डेटर पे ही काउंट किया जाएगा। कमीशन 1% का था तो अगर मैं इसका 1% गिनता हूं तो 30,000 का तो कमीशन देना पड़ेगा। ये करने के बाद जो आपको मिलेगा उसे हम नाम क्या देते हैं बच्चों, ग्रॉस लोनेबल अमाउंट। ये जो आएगा वो आएगा ग्रॉस लोनेबल अमाउंट। कैसे निकालेंगे हम, सो देखिए 30 लैक्स में से माइनस करूंगा मैं 3 लाख एंड 30,000, तो ग्रॉस लोनेबल अमाउंट आता है 26 लाख 70,000। ग्रॉस लोनेबल अमाउंट इज 26,70,000। आई एम श्योर बात एकदम आसानी से आपको समझ में आ रही है। इसमें से और एक चीज कटेगी, वो कटेगा इंटरेस्ट राइट। इंटरेस्ट भी तो चुकाना पड़ेगा ना, तो इसमें से इंटरेस्ट माइनस करूंगा। देखिए इंटरेस्ट की काउंटिंग यहां नीचे वर्किंग में कर लेता हूं। इंटरेस्ट की काउंटिंग कुछ ऐसे होगी, कितना लोनेबल अमाउंट है 26,70,000 का, इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना था 15% के हिसाब से, तो 15% का इंटरेस्ट चार्ज होगा। बट एज वी हैव अ क्रेडिट पीरियड ऑफ ओनली 30 डेज एंड टोटल डेज आर 360, पूरा सॉल्व करूंगा तो मुझे 30 डेज का इंटरेस्ट मिल जाएगा। सो 26,70,000 इंटू 15% इंटू 30 डिवाइडेड बाई 360, 33,375 का इंटरेस्ट आ जाएगा। तो यहां पे मैं इंटरेस्ट का फिगर लिखूंगा 33,375। वो डिडक्ट करके जो मुझे मिलेगा वो मेरा एक्चुअल लोनेबल अमाउंट है, तो उसे मैं कहूंगा नेट लोनेबल अमाउंट। नेट लोनेबल अमाउंट 26,70,000 माइनस 33,375, नेट लोनेबल अमाउंट का फिगर आता है
26,36,625। मतलब फैक्टर से हमें इतना पैसा लोन के रूप में एडवांस में मिलेगा, फाइनेंस मिलेगा। तो देखिए पहला स्टेटमेंट बहुत ही अच्छा बना दिया। मैं अब हमेशा रेकमेंड करता हूं कि जब आप नोटबुक में ये स्टेटमेंट बनाए तो प्रॉपर रूलिंग के साथ बनाए। यहाँ पे अभी रूलिंग में अगर अपने हाथों से करूंगा तो बहुत ही खराब रूलिंग होगा, इसलिए मैं रूलिंग वगैरह नहीं करता हूं। मैं लाइनिंग्स में लिखने की पूरी कोशिश करता हूं जिससे आपको एग्जैक्ट प्रेजेंटेशन समझ में आए। चलिए, ये करने के बाद अब दूसरा कंप्यूटेशन हमें किसका करना पड़ेगा? नेचुरली दूसरा मैं करूंगा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। दूसरा जो हमें करना है वो करना है फैक्टर से होने वाला कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। उसमें दो चीजें हमें लिखनी पड़ेगी। सबसे पहला तो हम क्या लिखते हैं बच्चों? सबसे पहला हमें लिखना पड़ेगा कि हमें बेनिफिट क्या हो रहा है, राइट? सेविंग्स क्या हो रहा है, हैशटैग सेविंग्स बिकॉज ऑफ फैक्टर हमें क्या हो रहा है। तो देखो दो तरह के सेविंग्स है। सबसे पहला जो सेविंग हो रहा है वो बैड डेट का सेविंग हमेशा आ जाता है। हमें जो बैड डेट बेयर करना पड़ता था पहले, अब तो फैक्टर आ गया, तो फैक्टर बैड डेट फैक्टर का है। कुछ भी नहीं बोला हो ना क्वेश्चन में तो हमेशा याद रखो कि हम मानते हैं कि फैक्टरिंग नॉन रिकोर्स है, यानी फैक्टर ही बैड डेट को बेयर करेगा, ये हमें मानना है। देखिए बैड डेट जो था ना वो पहले हमको होता था 2% ऑफ क्रेडिट सेल्स का, तो मैं 3,60,00,000, राइट, 3,60,00,000 का 2% करूंगा। सो 7,20,000 का बैड डेट पहले होता था वो सेव हो गया। इतना ध्यान रखना, ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हमेशा कैसा होता है? पर एनम का होता है। और ये जो हम लोनेबल अमाउंट निकालते हैं वो सिंगल साइकिल का होता है, सिंगल साइकिल का, एक बार में ये हुआ, राइट। और ऐसी साइकिल कितनी आएगी? 360 डेज टोटल है, डिवाइड बाय 30 करूंगा तो आप एक बात समझ सकते हैं कि 12 साइकिल्स पूरी डेटर की पूरे साल में घूमने वाली। चलिए बैड डेट आ गया। अब मैं दूसरा अगर पॉइंट लिखूं बैड डेट के बाद हमारा जो सेविंग्स है वो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डेटर्स एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा बचेगा। तो मैं यहां पे इसको कलेक्शन एक्सपेंस ही लिख सकता हूं। आप चाहे तो डेटर्स एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस ऐसा करके भी लिख सकते हो। मेरे बच्चों कलेक्शन एक्सपेंस आपका कितना सेव हो जाएगा? 1,40,000 का आपका कलेक्शन एक्सपेंस सेव होगा। तो टोटल जो आपकी सेविंग्स है, अगर मैं लिखूं आपकी जो टोटल सेविंग्स हो रही है फैक्टर की वजह से, फैक्टर आ गया इसलिए 8,60,000 की आपकी टोटल सेविंग्स हो रही है। अब मैं नीचे लिखूंगा वो आ जाएगा हैशटैग, राइट, चार्जेस ऑफ फैक्टर्स। फैक्टर मुफ्त में नहीं आ रहा, उसके चार्जेस है, चार्जेस ऑफ फैक्टर्स। अब वो भी मुझे दो चार्जेस को चुकाना है, राइट। सबसे पहला जो चार्ज मुझे चुकाना है वो है कमीशन का चार्ज। ध्यान रखिए रिजर्व चार्ज नहीं होता है। तो मैं कमीशन का यहां पे चार्ज लिखूंगा। कमीशन का चार्ज कितना आएगा? देखो ये तो सिंगल साइकिल का चार्ज है 30,000। ऐसी 12 साइकिल्स घूमेगी ना, तो वर्किंग में मैं यहां पे क्या दिखा सकता हूं? सिंगल साइकिल 30,000 है। ऐसी 12 साइकिल्स को दिखाने के लिए मैं यहां पे 360 डिवाइडेड बाई 30 कर सकता हूं। 360 डिवाइड बाई 30 कर सकता हूं। तो ये मेरा हो जाएगा, आप डायरेक्ट इंटू 12 भी कर सकते हैं, 3,60,000 आ जाएगा, 3,60,000। एंड इन द सेम वे सेकेंड जो है वो इंटरेस्ट का आपको कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा। इसको भी हमें कन्वर्ट करना है 12 साइकिल्स में। तो इसकी छोटी सी वर्किंग कर सकते हैं कि इंटरेस्ट का 33,375 एक साइकिल का है। इसको भी अगर मैं 12 कर दूं या 360 डिवाइड बाई 30 कर दूं, दोनों ही सेम है, तो कितना आ जाएगा? 33,375 इंटू 12, दैट गिव्स यू 4,05,000। 4,05,000 देखिए आपका कॉस्ट आ गया। दैट गिव्स यू द टोटल चार्जेस। यहां पे मैं लिखूंगा टोटल एक्सपेंसेस या टोटल चार्जेस, वो आपके लिए हो जाता है 7,60,500। 7,60,500। अब अगर आप देखें तो टोटल सेविंग्स है 8,60,000 एंड टोटल एक्सपेंस है 7,60,500। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि नेट बेनिफिट क्या आएगा? नेट बेनिफिट क्या आएगा? सो 8,60,000 माइनस 7,60,500 मीन्स
99,500 का आपका नेट बेनिफिट आएगा। एंड एज यू आर इन बेनिफिट बिकॉज ऑफ हायरिंग द फैक्टर, नेचुरली द प्रपोजल ऑफ द फैक्टर शुड बी एक्सेप्टेड एंड यू शुड डेफिनेटली असाइन एज अ फर्म योर डेटर्स टू द फैक्टर्स। तो देखिए कितना ही इजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड एक लाइन में चलने वाला सवाल था, राइट। नेट बेनिफिट पॉजिटिव आया है, यानी फैक्टर्स के वजह से होने वाला खर्चा कम आया है एंड फैक्टर की वजह से होने वाला फायदा ज्यादा आया है। तो ऐसे केस में हमें फैक्टर को रखना ही चाहिए। बच्चों जैसे हमने ये 11th क्वेश्चन के अंदर पूरा आंसर लिखा था, वैसा ही आंसर आप एग्जैक्ट बना के ये 12th क्वेश्चन के अंदर भी पूरा लिख सकते हैं। सो आई एम श्योर यू ऑल आर एब्सोल्युटली clear regarding how the entire work about or working about the factor is going on। चलिए बच्चों, तो ये खत्म करने के बाद अब मैं शुरू करता हूं क्वेश्चन नंबर 13। रुके क्यों, चलते जाएंगे। वी आर एक्चुअली ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन ऑफ दिस पार्ट ऑफ चैप्टर रिसीवेबल मैनेजमेंट। चलिए 13 नंबर का और एक क्वेश्चन मैं आपको गिनवाता हूं, फैक्टरिंग का। क्वेश्चन को रीड आउट करता हूं, प्लीज ध्यान दीजिए। A Limited has total sales of 3.2 crores and its average collection period is 90 days। 3.2 करोड़ का टोटल सेल्स है एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड है 90 days। द पास्ट एक्सपीरियंस इंडिकेट्स दैट bad debt losses are 1.5% on sales। The expenditure incurred by the firm in administering its receivable collection efforts are 5 lakh। A factor is prepared to buy firm's receivable by charging 2% commission। The factor will pay advance on receivables to the firm at an interest rate of 18% per annum after withholding 10% as the reserve। Assume 360 days in a year। Calculate effective cost of factoring। इस बार देखना बच्चों क्या होगा, ध्यान से समझिए। इस बार फैक्टर रखने से फायदा शायद नहीं होगा, इस बार फैक्टर रखने से फायदा शायद नहीं होगा, उल्टा हो सकता है कि फैक्टर रखने से इस बार हमें नुकसान हो जाए। क्योंकि पूछा क्या है, हमें पूछा गया है कि इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग निकालो। अब कुछ ना कुछ कॉस्ट होती होगी तो ही तो हमें इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग निकालने के लिए पूछा होगा। हमें चिंता नहीं करनी, हमें अपने 2 स्टेटमेंट बनाने की शुरुआत करनी है। पहला जो स्टेटमेंट होगा, अब तो आप जानते ही हो बच्चों, एकदम इजी स्टेटमेंट है। क्या नाम देते हैं हम इसे, कंप्यूटेशन ऑफ लोनेबल अमाउंट। कंप्यूटेशन ऑफ लोनेबल अमाउंट, ये है आपका पहला स्टेटमेंट। इसमें शुरुआत कहां से करेंगे आप, शुरुआत करेंगे सेल्स लिखने से। देखिए सेल्स है 3.2 करोड़, दैट मीन्स 3 करोड़ 20 लाख रुपीस का सेल्स हो जाएगा। एवरेज कलेक्शन पीरियड अपना ACP जो है वो 90 डेज का है। तो इससे जो हमें मिलेगा वो एवरेज डेटर का फिगर मिल जाएगा। बोलो बच्चों एवरेज डेटर्स का फिगर कैसे आएगा। सो 3 करोड़ 20 लाख डिवाइडेड बाय 360 इंटू 90, आपका फिगर आ जाता है 80 लैक्स का, राइट, 80 लैक्स का। सो आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड दिस। 80 लाख रुपीस ये आपका फिगर हो जाएगा एवरेज डेटर का। हम एक साइकिल गिन रहे हैं, सिंगल साइकिल, तो हमें डेटर का भी बैलेंस वही लेना चाहिए जो सिंगल साइकिल की वजह से पैदा होता है, राइट। सो एवरेज डेटर का जो बैलेंस आया यहां पे वो 80 लैक्स का बैलेंस आ जाता है। अब देखो बच्चों करना क्या है, ये तो हो गया। इसमें से 2 चीजें कटेगी, आप जानते हो, आपको अच्छी तरह ये याद ही रह गया होगा। एक तो कटेगा इसमें से रिजर्व का फिगर। रिजर्व कितना रहने वाला है, 10%। तो रिजर्व एट द रेट ऑफ 10% कट होगा। 80 लैक्स का 10%, 8 लाख का बड़ा सा अमाउंट फैक्टर अपने पास ही रखेगा। इसमें से दूसरी जो चीज कट होगी वो कट होगा कमीशन ऑफ द फैक्टर, एंड कमीशन एट द रेट ऑफ 2% चार्ज करना है, राइट। आप हाईलाइट की हुई, अंडरलाइन की हुई चीजें देखते जाओ, आपको आइडिया आएगा। वो भी 80 लैक्स के ऊपर ही होगा। तो 80 लैक्स, राइट, 80 लैक्स इंटू 2%, 1,60,000 का तो कमीशन कटेगा। इससे जो हमें मिलेगा उससे हम क्या कहेंगे, ग्रॉस लोनेबल अमाउंट। तो बच्चों ध्यान रखिए और लिखिए, इससे जो हमें मिलता है उसका नाम है ग्रॉस
लोनेबल अमाउंट, ग्रॉस लोनेबल अमाउंट। चलिए 8 लाख सॉरी 80 लाख माइनस 8 लाख माइनस 1,60,000 करने से 70,40,000 का ग्रॉस लोनेबल अमाउंट आ जाता है। अब ये ग्रॉस लोनेबल अमाउंट को भी फैक्टर ऐसे ही आपको नहीं दे देगा, एडवांस में इंटरेस्ट काटेगा। देखिए प्रैक्टिकल लाइफ में इंटरेस्ट एडवांस में कटता है कि बाद में चुकाना है, दैट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द एग्रीमेंट बिटवीन द फर्म एंड द फैक्टर। बट आईसीएआई के हिसाब से या अभी हमारे एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन के हिसाब से हमें यही मानना है कि इंटरेस्ट जो कटेगा वो एडवांस में कटेगा, मतलब फैक्टर इंटरेस्ट काटने के बाद आपको पैसा देगा। तो मैं यहां से माइनस कर दूंगा इंटरेस्ट, राइट, यहां से मैं माइनस कर दूंगा इंटरेस्ट का फिगर, और इंटरेस्ट का फिगर एट द रेट ऑफ कितना आ जाएगा, एट द रेट ऑफ 18% पर एनम। चलिए इंटरेस्ट की काउंटिंग आपको नीचे करके दिखा देता हूं, हर क्वेश्चन में जैसे हम करते हैं। इंटरेस्ट का जो फिगर आएगा वो 17,40,000 का जो फिगर है, राइट, इसके ऊपर मुझे 18% गिनना है, लेकिन ये 18% सिर्फ और सिर्फ 90 डेज का ही होगा। तो मैं 90 और 360 का प्रोपोर्शन लगा दूंगा। 17,40,000 इंटू 18% इंटू 90 डिवाइड बाई 360, इंटरेस्ट का फिगर आता है 3,16,800 का। यहां लिख देता हूं 3,16,800 का तो इंटरेस्ट कटेगा, और अब जो हमें मिलेगा उसे मैं कहता हूं नेट लोनेबल अमाउंट। इसे हम कहते हैं नेट लोनेबल अमाउंट। चलिए नेट लोनेबल अमाउंट का फिगर लेके आते हैं। फिगर आ जाएगा 67,23,200, 67,23,200, ये आपका आ जाता है नेट लोनेबल अमाउंट। सो आई एम श्योर ये छोटा सा स्टेटमेंट आपका एकदम ही क्रिस्टल क्लियर रहा होगा। दूसरा जो स्टेटमेंट हम बनाते हैं, वापिस वही बात है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो हमें करना है, राइट, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। आप फैक्टर को रख रहे हो, उसकी वजह से क्या फायदा है क्या नुकसान है वो गिनना है। तो सबसे पहले नेचुरली आ जाएगा हैशटैग सेविंग्स। आप फैक्टर को रखते हैं, उससे आपको सेविंग्स क्या हो रहा है। मैं एकदम कॉमन सेंस पे आराम से, जैसे पानी बहता हो वैसे आराम से क्वेश्चन की फॉर्मेलिटी और प्रोसेस को करता जाता हूं। इससे कभी भी मेरे माइंड को कोई अनड्यू स्ट्रेस नहीं होता है बच्चों, राइट, आराम से हमारा काम होता है। तो मैं यहां पे पहला लिखूंगा, राइट, सेविंग्स। अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला सेविंग्स तो बेड डेट का ही होता है, ज्यादा सोचना ही नहीं है, बेड डेट का सबसे पहला सेविंग होगा। इस बार चलो वर्किंग भी यहां पे करता हूं मैं, तो 3,20,00,000 रुपीस का हमारा सेल्स था। इसका बेड डेट जो हमें पहले बेयर करना पड़ता था वो था बच्चों 1.5% का। तो चलिए वर्किंग भी इस बार करते हैं। 3,20,00,000 इंटू 1.5%, 4,80,000 का हमारा बेड डेट आएगा। 4,80,000 का हमारा बेड डेट आएगा। आई एम श्योर यू आर गेटिंग दिस। सेकेंड जो पॉइंट है वो हमारा पॉइंट हो जाएगा कि कलेक्शन एक्सपेंस से भी हम बच जाएंगे ना पर एनम के हिसाब से। तो मैं यहां पे लिखता हूं जो कलेक्शन एक्सपेंस होंगे उसकी भी सेविंग हो जाएगी। वो क्या है 5 लाख रुपीस, तो मैं यहां पे लिखूंगा 5 लाख। बीच में वर्किंग की थोड़ी सी जगह मैंने छोड़ी है, मतलब आप क्या है कि इसमें रूलिंग बना सकते हैं तो और प्रॉपर लगेगा। इससे जो आपको मिलेगा वो मैं लिखूंगा टोटल सेविंग्स। देखिए फैक्टर की वजह से टोटल सेविंग्स क्या हुआ, तो 9,80,000 का फैक्टर की वजह से आपको टोटल सेविंग्स हुआ है। अब मैं लिखने वाला हूं हैशटैग सेविंग के बाद चार्जेस ऑफ द फैक्टर लिखने पड़ेंगे मुझे। चार्जेस ऑफ फैक्टर्स अगर मैं लिखूं तो देखिए वो मेरा फिगर क्या आता है। चार्जेस ऑफ फैक्टर के अंदर सबसे पहला मैं लिखना चाहूंगा क्या होता है बच्चों, कमीशन का एक्सपेंडिचर। सो ये रहा कमीशन का एक्सपेंडिचर, ये मुझे लिखना है यहां कमीशन एक्सपेंडिचर। थोड़ी वर्किंग की जगह में छोड़ूंगा, आप इसको डिटेल में प्रॉपर लिख सकते हैं। तो देखिए कमीशन एक्सपेंडिचर
कैसे आएगा? आप देखेंगे तो 360 डेज इन अ ईयर है और 90 डेज का पीरियड है, तो पूरे साल में 360 बाई 90 इज इक्वल टू 4 साइकिल्स रन होगी कि नहीं? पूरे साल में 4 साइकिल्स रन होगी। तो मुझे यहां पे क्या करना है, जो कमीशन है 1,60,000 का कमीशन, राइट, एक बार एक साइकिल का, उसे इंटू 4 कर देना है। आप यहीं पे चाहे तो 360 इंटू करके डिवाइड बाई 90 ये सब कर सकते हैं। इन शॉर्ट 6,40,000 का कमीशन आपको पे करना पड़ेगा। सेकेंड जो एक्सपेंडिचर मेन होने वाला है वो है इंटरेस्ट का एक्सपेंडिचर। सेकेंड जो एक्सपेंडिचर होगा वो होगा इंटरेस्ट का एक्सपेंडिचर। इंटरेस्ट भी तो 4 साइकिल साल में घूमेगी तो हमें 4 बार चुकाना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट का फिगर आ जाएगा 3,16,800 इंटू करना पड़ेगा 4। सो देखिए ये आपका फिगर क्या आ जाता है, 3,16,800 इंटू 4, दैट गिव्स यू 12,67,200। अच्छा खासा इंटरेस्ट भी आ रहा है। अगर मैं इन दोनों का कर देता हूं टोटल, तो देखिए टोटल जो मुझे मिलेगा वो क्या मिलेगा, 19,07,200 का सीधा टोटल आ रहा है। 19,07,200 ये हमारा एक्सपेंडिचर है। सर अब अगर देखें ना तो आगे के आप 2 क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखो तो आप ये चीज नोट कर पाएंगे कि सेविंग्स का फिगर बड़ा था, कॉस्ट का फिगर छोटा था। इवन 11th क्वेश्चन की ओर आप नजर डालो तो आप ये देख पाएंगे कि आपके सेविंग्स का जो फिगर था वो यहाँ पे बड़ा था, एक्सपेंस का फिगर छोटा था। लेकिन अब देखो क्या हो रहा है, अब सेविंग्स का फिगर छोटा है और एक्सपेंस का फिगर बड़ा है। तो मैं यहां पे लिखूंगा नेट बेनिफिट नहीं, मैं यहां पे लिखूंगा नेट लॉस ऑफ फैक्टरिंग। मतलब फैक्टर रखने से अब खर्चा ज्यादा हो रहा है और फायदा कम हो रहा है। देखिए क्या आएगा, ये आपका नेगेटिव कॉस्ट अगर लिखूं तो 9,27,200 का आपको यहां पे नेट लॉस हो रहा है। तो क्या बच्चों ये नेट लॉस हो रहा है तो हमें इस फैक्टर को इस बार रिजेक्ट कर देना चाहिए ना। आपको ये मालूम है कि अगर फैक्टरिंग की वजह से बेनिफिट होता है तो हम फैक्टर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो फैक्टरिंग की वजह से अगर बेनिफिट ना हो कि हमें लॉस हो जाए तो फैक्टर को हमें रिजेक्ट कर देना चाहिए ना। ये अधूरा आंसर होगा अगर मैं ऐसा कहूंगा। अगर मैं ऐसा कहूंगा कि इस फैक्टर को हमें रिजेक्ट कर देना चाहिए, सो दैट आंसर माइट बी इन हाफ ट्रूथ, राइट। कैसे करना है देखो, पहले तो हमें जो पूछा गया था यहाँ पे कैलकुलेट द इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग, इसके बारे में हमें पहले बात करनी। अब ये इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग कैसे आएगा ये भी सुनो। परसेंटेज में हमेशा ये गिनना होता है, तो मैं यहाँ पे पहले गिनता हूं जो काउंटिंग करनी है। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं यहां पे इसे लिखता हूं इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग। इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग, देखिए ये कैसे आएगा। मेरा नेट कॉस्ट फैक्टरिंग का कितना हो रहा है, तो नेट कॉस्ट हो रहा है 9,27,200 पर एनम का, और इसके सामने मुझे पर एनम एवरेज कितना पैसा इस्तेमाल करने के लिए मिलेगा। तो पर एनम मुझे एवरेज 67,23,200 का पैसा इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा, और मैं कर दूंगा इंटू 100। सो देखिए क्या हो जाएगा, ये 9,27,200 डिवाइडेड बाई 67,23,200 परसेंट अगर मैं करूंगा तो परसेंट का जो कॉस्ट आएगा वो 13.79% का कॉस्ट आ जाएगा। 13.79% का कॉस्ट आ जाएगा। ये होगा आपका कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग इन परसेंटेज। एक बात हमेशा आप ध्यान रखिए कि जो बेस लेना होता है वो ये लेना होता है 67,23,200। कभी कभी ICAI इस बेस को भी चलाती है। मैंने अभी क्या किया, जो मैंने ये बेस लिया वो इंटरेस्ट लेस का लिया। जो
जो एक्चुअली सही है, क्योंकि फैक्टर क्या हमें 70,40,000 देने वाला है? फैक्टर क्या हमें 70,40,000 देने वाला है? द आंसर इज नो। फैक्टर हमें 70,40,000 देने ही नहीं वाला, वो तो इंटरेस्ट पहले एडवांस में कट करेगा, फिर हमको पैसा देगा। तो हमारे हाथ में जो लोन का पैसा एवरेज पूरे साल, हर एक साइकिल में एवरेज पूरे साल हमारे पास 67,23,200 का एक्सपेंडिचर रहेगा, राइट? तो मैं क्या करूंगा कि 67,23,200 पे ही इसे गिनूंगा। कभी कभी ICAI 70,40,000 पे भी गिनना चला देती है, बट हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। सो देखिए, अब मैं इसके मेन आंसर की ओर आता हूं। एक बात तो हमें क्लियर पता चल गई कि फैक्टर रखना दैट इज इक्विवेलेंट टू, सुनना मेरी बात, फैक्टर रखना दैट इज इक्विवेलेंट टू 13.79% का लोन लेना। फैक्टर रखना दैट इज इक्विवेलेंट टू 13.79% का लोन लेना। क्या मुझे ये लोन लेनी चाहिए? ये डिपेंड करता है, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली, हाँ या ना में कोई भी जवाब देना है वो आपको डिपेंड करता है कि आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। अगर मान लो आप बैंक से लोन लेने जाते हो या आप कहीं पैसा इन्वेस्ट करते हो, वो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, या मान लो कि आपका बैंक से पैसा बोरो करने का, बैंक से पैसा बोरो करने का जो बोरोइंग कॉस्ट है, वो मान लो अगर 13.79% से मैं ज्यादा प्रीज्यूम कर लूं, सपोज मैं बोरोइंग कॉस्ट को 16% प्रीज्यूम कर लूं, तो नेचुरली हमें फैक्टर रखना चाहिए, क्योंकि फैक्टर नहीं रखेंगे तो बैंक वगैरह से बोरो करना पड़ेगा, पैसा जल्दी आएगा नहीं। फैक्टर भी तो एक तरह की आपको लोन ही दे रहा है ना, एक तरीके से फैक्टर आपको लोन ही दे रहा है, खाली आपको नहीं चुकानी, आपके डेटर उसे चुकाएंगे, बट एक तरीके से तो आपको लोन ही दे रहा है। बैलेंस शीट में वो लोन की तरह नहीं दिखेगा, राइट? लेकिन एक तरीके से सोचा जाए तो फैक्टर आपको लोन दे रहा है, और वो लोन को वापिस चुकाने का काम कौन कर रहा है? वो लोन को वापिस चुकाने का काम कौन कर रहा है? वो कर रहा है आपके डेटर्स, राइट? सो अगर आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या बोरोइंग कॉस्ट फैक्टरिंग कॉस्ट से बड़ा हो, राइट? मैं इसको यूं कहना चाहूंगा, एक फाइनल वर्डिक लिख के सवाल खत्म करेंगे। अगर बच्चों जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, राइट, मैं क्या कहता हूं इसको जरा आप ध्यान से समझिए तो आपको आइडिया आएगा। आपका जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, आपका जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है परसेंटेज में, अगर वो ग्रेटर देन फैक्टरिंग कॉस्ट है, अगर वो ग्रेटर देन फैक्टरिंग कॉस्ट है, तो इट्स बेटर कि आप फैक्टर से ही लोन लो, फैक्टर से ही एडवांस लो। तो अभी मैं इस क्वेश्चन में कोई आंसर नहीं दे सकता कि फैक्टर हमें रखना चाहिए या फैक्टर हमें नहीं रखना चाहिए। अभी इस क्वेश्चन में मैं कोई आंसर नहीं दे सकता। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? इसलिए मैं कोई आंसर नहीं दे सकता क्योंकि मुझे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में कुछ नहीं पता। बट यस, इफ आई प्रिज्यूम दैट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज 16%, तो मैं एक बार जवाब क्या दूंगा कि जस्ट बिकॉज फैक्टर इज चीपर देन द बैंक लोन, हमें फैक्टर को रखना चाहिए। तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ फैक्टरिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बच्चों, 30